फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2 एंड पॉइंट P। तो पहले m1 और m2 की अगर निकालें, इस पे फोर्स F लग रही है, तो इक्वेशंस क्या बनेगी? F माइनस कितनी टेंशन लग रही है इस पे? एक ही स्ट्रिंग है ना, एक ही स्ट्रिंग है, तो T 1T 2T 3T 4T 5T, तो F माइनस 5T इज इक्वल टू कितना हो गया? m1 a1। इसकी एक्सेलरेशन मान लो इधर है a1 और इसकी एक्सेलरेशन है मान लो a2। ठीक, तो एक इक्वेशन तो ये आ गई। इस पर क्या इक्वेशन आएगी? 1 2 3 4 5 6 6T इज इक्वल टू m2 इंटू a2। ये आ गई इक्वेशन। अब इसमें तीन अननोन है और इक्वेशन दो है, तो एक इक्वेशन और चाहिए। वो कहां से आएगी? कंस्ट्रेंट से आएगी, स्ट्रिंग पुली कंस्ट्रेंट से। कैसे निकालेंगे? अब फिक्स पॉइंट मान लो, ये फिक्स्ड है ना, तो इसको ही मान लो। तो ये हो गया मान लो x1, इसको ले लो x1 दूरी, पुल्ली तक ले लो, क्योंकि जो पुल्ली की एक्सेलरेशन आएगी वही इसकी भी वही होगी क्योंकि कनेक्टेड है। तो ये दूरी मान लो x1 है और ये दूरी मान लो x2 है, x2 है। तो क्या बोल सकते हैं? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वुड बी, यहां से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैसे निकालेंगे? 5, यहां से x1 कितने हो गए? 1 2 3 4 5, तो 5x1 प्लस x2 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 प्लस 6x2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये x1 क्या है? ये तो बढ़ रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, तो 5a1 आ गया। x2 क्या इधर जा रहा है ना, तो कम हो रहा है ये तो माइनस 2 टाइम डिफरेंशिएट किया इसलिए एक्सेलरेशन लिखा है। एक टाइम करते तो वेलोसिटी आती, तो 2 टाइम किया तो ये हो गया 6a2, ये 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? a1 इज इक्वल टू, रिलेशन क्या आ गया? a1 इज इक्वल टू 6a2 बाय 5, ये रिलेशन आ गया। a1 कितना आ गया? 6a2 बाय 5 6a2 बाय 5। तो ये अब कितने इक्वेशन होगी? 3, 1 2 3 और 3 अननोन है, तो इजीली वी कैन फाइंड आउट। अच्छा, सेकंड इसने पूछा है कि भाई P पॉइंट के अबाउट भी एक्सेलरेशन बताओ, तो P पॉइंट के अबाउट कैसे बताएंगे? अच्छा, अब ये देखो, अब यहां पर पहला ही पार्ट देखो, m1 और m2 की हम फाइंड कर चुके, लेकिन इसमें अगर एक चीज नोट करें कि अगर हम इसमें रिजल्ट यूज करते कि भाई इसकी एक्सेलरेशन a2 है और इस पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या है जो इस पॉइंट की है, मतलब ये a1 हो गया, ये कितना हो गया? a1। अच्छा, ये यहां पर ये कितना हो गया? a2। तो इसकी एक्सेलरेशन निकाल दो, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? a2 इज इक्वल टू a1 प्लस इसकी एक्सेलरेशन मान लो x है, तो x बाय 2, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2a2 माइनस a1, तो इसकी एक्सेलरेशन निकलती। अच्छा, उसके बाद फिर इसकी एक्सेलरेशन पता चल गई, यहां पर जो ये a2 जो ये x आया है वही है 2a2 माइनस 5। फिर इसकी एक्सेलरेशन किधर है? पुल्ली की, पुल्ली से कनेक्टेड है ना ये ऐसे, तो इसकी एक्सेलरेशन ऐसे है a1। फिर इस पॉइंट की निकालते, फिर इसकी आने के बाद जो इस पॉइंट की एक्सेलरेशन आती वही यहां पर इस पॉइंट की भी होती, इसी डायरेक्शन में आ रही है वो भी। फिर इसकी पता है a2, फिर इसकी निकालते, तो कितनी बार अप्लाई करना पड़ता? 1 बार 2 बार 3 4 5 बार करते तब यहां पहुंचते, तब ये a1 a2 और a3 की आती। ठीक है, तो कितना टिपिकल हो जाता। तो यहां पर रिजल्ट यूज करना फायदेमंद नहीं है, कंस्ट्रेंट लगाना फायदेमंद है। मैं कह रहा था ना एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें रिजल्ट से फायदा नहीं मिल रहा, कंस्ट्रेंट लगाने से जल्दी कर पा रहे हैं। कंस्ट्रेंट में तो एक लाइन में पता चल गया रिलेशन। ठीक, तो यहां पर कंस्ट्रेंट लगाना फायदेमंद नहीं है। ठीक है, तो सॉरी, कंस्ट्रेंट लगाना फायदेमंद है पहले पार्ट के लिए, लेकिन अगर पूछा है पॉइंट P पे एक्सेलरेशन बताओ तो रिजल्ट लगाना फायदेमंद है। एक बार लगाते ही इस पॉइंट की एक्सेलरेशन जो है वही P की है, स्ट्रिंग पे कोई भी पॉइंट होगा क्या होगी? एक्सेलरेशन सेम होगी। तो ये एक्सेलरेशन जो हमने निकाली यही एक्सेलरेशन P पॉइंट की है, तो ये रिजल्ट लगाते ही आ गया। लेकिन वैसे अगर हम P पॉइंट की भी कंस्ट्रेंट से भी निकाल सकते हैं। यहां पर मान लो एक फिक्स पॉइंट ले लो, यहां से अगर देखें हम तो इसकी दूरी होगी x1
इस ये दूरी कितनी होगी, x1 होगी। अच्छा, और इस P पॉइंट की दूरी ले लो, xp होगी, और इसकी दूरी ले लो, x2 होगी। ठीक, अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो अब मैं P की निकाल सकता हूं ना। अब इतना मान लो, इतना पोर्शन इसी पे कंसीडर करो, इतना पोर्शन, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ये कांस्टेंट रहेगी ना, यहां से लेके ये लेंथ ना बढ़ सकती है ना घट सकती है। तो इसी लेंथ पे ये लेंथ कांस्टेंट है, मतलब कि ये लेंथ है कितनी, x1 माइनस x2। ये कौन सी लेंथ मिल गई, यहां से लेके x1, मतलब यहां से लेके ये वाली लेंथ, ये लेंथ, इस लेंथ में से x2 घटा दो तो मेरे को मिल गई ये वाली लेंथ। अब प्लस xp, ये वाली लेंथ p पॉइंट तक, इसमें से घटा देता हूं x2, तो ये लेंथ मिल गई मुझे ये वाली। अब ये लेंथ कांस्टेंट है, मान लो ये L1 थी। अब इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स अगर मैं करूं तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन ऑफ 2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 1, तो सेम आ गई। तो कर तो कंस्ट्रेंट से भी सकते थे इसको, लेकिन रिजल्ट का फायदा कहां पर है, अगर हम P पॉइंट पे लगाए। पूरे के लिए तो कंस्ट्रेंट से ही शॉर्ट हो रहा है, कंस्ट्रेंट से हम दोनों कर सकते हैं। P पॉइंट का भी निकाल लिया, ज्यादा बड़ा नहीं पड़ा, और सारे का भी निकाल लिया, वो भी बड़ा इजीली हो गया। लेकिन अगर फॉर्मूला याद रखते हैं और फॉर्मूले से m1 और m2 की एक्सेलरेशंस का निकालते हैं तो लेंथी पड़ता है, क्योंकि यहां तक पहुंचना पड़ता है, कई बार अप्लाई करना पड़ा तो लंबा हो गया। ठीक है, तो इस तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इस पे आ जाओ, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg, 4 kg एंड 5 kg। अब ये मान लो अगर T है, ये मान लो टेंशन T है, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है ना, तो ये भी टेंशन T है। तो ये टेंशन कितनी होगी, 2T, ये टेंशन कितनी है, 2T। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 5G। अब इसमें सॉल्व कैसे करें, मान लेते हैं कि ये एक साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है, और एक साथ मूव कर रहे हैं तो कितना फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, क्योंकि एक साथ मूव कर रहे हैं, स्लिपिंग नहीं हो रही, स्लिपिंग नहीं हो रही तो स्टैटिक फ्रिक्शन F लग रहा होगा। तो F हम वो निकाल लेंगे, एक साथ मान लेते हैं कि एक साथ मूव कर रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, और वो वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या वो वैल्यू जो रिक्वायर्ड मैक्सिमम वैल्यू है, वो सॉरी मैक्सिमम वैल्यू अवेलेबल है फ्रिक्शन की, लिमिटिंग वैल्यू, वो क्या होती है, म्यूएस n कितना हो जाएगा, 2G। तो ये कितनी आ गई, 0.5 इंटू 2 इंटू G, तो पॉइंट से तो पॉइंट उड़ गया, 10 उड़ गया, तो ये 10 न्यूटन आ गई। मैक्सिमम अवेलेबल स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, 10 न्यूटन। और F ये हम निकाल लेंगे कि कितना F चाहिए कि एक साथ मूव करे। अगर ये वैल्यू इससे कम आ गई, इसका मतलब हमने ठीक माना था ये एक साथ ही मूव करेंगे। अच्छा, और अगर ये वैल्यू ज्यादा आ गई, इसका मतलब हमने जो माना था एक साथ मूव इससे ज्यादा आ गई, तो इसका मतलब स्लिपिंग हो रही है, क्योंकि रिक्वायर्ड जो मैक्सिमम वैल्यू अवेलेबल है फ्रिक्शन की उससे ज्यादा रिक्वायर्ड है। ये क्या है, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन सो दैट दे कैन मूव टुगेदर। तो अगर ये वैल्यू रिक्वायर्ड ज्यादा आ गई इससे, तो इसका मतलब हमने असम्पशन गलत मानी, फिर इसको काइनेटिक फ्रिक्शन मान के सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, अब देख लेते हैं, पहले अज्यूम कर लिया हमने ये एक साथ मूव कर रहे हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 50G माइनस 2T इज इक्वल टू 50A। ठीक है, इधर की तरफ एक्सेलरेशन A होगी। अब ये एक साथ मूव कर रहे हैं तो इनकी भी एक्सेलरेशन क्या आ रही होगी, A आ रही होगी, दोनों की एक्सेलरेशन क्या आएगी, A। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2T इज इक्वल टू 6A, और ये कितना है, 50A। ठीक, ये कितना हो गया, 50MA, सॉरी 5A आएगा ना, 50G माइनस 2T इज 5A। अब यहां से क्या करो, T और A निकाल लो। कैसे निकालोगे, 2T को 6 से रख दो, तो 50G माइनस 6A इक्वल टू 5A, तो 11A इज इक्वल टू 500 हो गया ना। ये कितना है, mg, ये तो खुद ही 50 था यार, 5G था ना, तो 50 तो ये खुद ही था, 50 हो गया। तो 50 माइनस 2T को लिख दिया 6A, तो ये कितना हो गया, 11A इज 50। दिस इंप्लाइज दैट A इज इक्वल टू 50 बाय 11, इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब टेंशन निकालो, T कितना आ गया, 3A, तो ये हो गया 150 बाय 11 न्यूटन। ठीक,
तो एक्सेलरेशन और टेंशन आ गई। अब स्टैटिक फ्रिक्शन देख लेते हैं कि कितना लग रहा था। स्टैटिक फ्रिक्शन अब कैलकुलेट कर लेते हैं। अब 2 पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था ना, हमने माना एक साथ मूव कर रहे हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो इस पे मान लेते हैं F इधर लगा और ये लगा T और एक्सेलरेशन आई A। अच्छा, और इस पे ये 2 kg, ये 4 kg, इस पे लगा T और इधर आई फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन लगी F। तो यहां इक्वेशन हो गई T माइनस F इज इक्वल टू ma, और ये 2 इंटू एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं 50/11, टेंशन T भी निकाल चुके हैं, तो F निकाल लेते हैं। F इज इक्वल टू, इसी से आ जाएगा, F इज इक्वल टू कितना आ गया, T माइनस 100/11, दैट इज इक्वल टू T कितना है, T हम निकाल चुके हैं 150/11 है, माइनस 100/11, तो ये कितना हो गया 50/11, ये कितना आ गया 4.44 60 55 फिर 50 55 4.55 न्यूटन कुछ ऐसे आएगा। जबकि मैक्सिमम अवेलेबल कितना है 10 न्यूटन, और रिक्वायर्ड कितना आया F, एक साथ मूव करने के लिए कितना चाहिए 4.55। इसका मतलब हमारी assumption करेक्ट है और ये एक साथ ही मूव करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व हो गया। अच्छा, अगर मान लो ये हमारा म्यू जो 0.5 था, अगर ये म्यू एस की वैल्यू हमारी 0.1 होती तो फिर ये फ्रिक्शन कितना आता, 0.1 अगर होती तो कितना आता है F max, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी थी जो मैक्सिमम अवेलेबल थी, तो 2 न्यूटन ही होती ना, तो ये 2 न्यूटन आता, और रिक्वायरमेंट कितने की होती 4.55 की एक साथ चलने के लिए, तो इसका मतलब एक साथ नहीं चलेंगे। अच्छा, मान लो एक चीज और, अगर ये F मेरा 4.55 तो है, लेकिन अगर मान लो नेगेटिव आ जाता, इसका नेगेटिव का क्या मतलब है कि हमने जो डायरेक्शन मानी है ना फ्रिक्शन की, वो गलत मान ली, स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो किधर एक्ट करेंगी, उल्टी डायरेक्शन में एक्ट करनी थी अगर नेगेटिव आता तो। पॉजिटिव आया तो डायरेक्शन हमने ठीक मानी है, मतलब साइन ये बताता है कि डायरेक्शन ठीक मानी या गलत मानी। तो अगर नेगेटिव आता तो हम इनको उल्टा कर लेते, बस इतना ही फर्क था। अच्छा, बाकी इसके मैग्नीट्यूड से पता चलता है, अगर ये लिमिटिंग वैल्यू से कम है तो हमारी assumption करेक्ट है, एक साथ मूव कर रहे हैं, और अगर ये लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा है, मतलब जो रिक्वायर्ड है वो लिमिटिंग में जो मैक्सिमम अवेलेबल है उससे ज्यादा है रिक्वायर्ड, तो फिर स्लिपिंग आएगी, और स्लिपिंग में जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएंगे वो F वाली डायरेक्शन में ही लगाएंगे। ठीक है, जिस डायरेक्शन में F लगा रखे हैं उन्हीं में वो काइनेटिक फ्रिक्शन भी उन्हीं डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर मान लो ये 0.1 होता तो ये स्लिपिंग हो रही होती और सबकी एक्सेलरेशन अलग आती, तब क्या इक्वेशन बनती, 550 माइनस 2t इज इक्वल टू ma3 मान लो, इसकी एक्सेलरेशन मान लो a3 है, इसकी a1 होती, फिर ये a2 मान लो, इसकी एक्सेलरेशन a4 मान लो, और इसकी एक्सेलरेशन मान लो a5 थी, तो ये a5 हो जाता। ठीक, इनकी इक्वेशन क्या बनती, इधर ही लगता काइनेटिक फ्रिक्शन, तो t माइनस म्यू के एन इज इक्वल टू 2 और इधर ही लिखता काइनेटिक फ्रिक्शन, तो t प्लस म्यू के एन इक्वल टू 4 लिखते। तो अब ये अननोन तो 3 है, 4 है, a2 a4 और a5 और t, इक्वेशन 3 है, तो एक इक्वेशन और चाहिए, वो कहां से आएगी, वो अपना रिजल्ट यूज कर लो, ये एक्सेलरेशन है और ये एक्सेलरेशन है, और ये कितनी एक्सेलरेशन है, इधर a5 है, इधर कितनी एक्सेलरेशन है a2 है, इधर कितनी एक्सेलरेशन है a4 है, तो a5 इज इक्वल टू a2 प्लस a4 अपॉन 2। तो एक ये जो रिजल्ट हमारा था इसको यहां यूज कर लिया, तो ये 4 इक्वेशन होगी, 4 अननोन है, वी कैन इजीली सॉल्व। ठीक, तो पूरा बता दिया मैंने, किसी भी पॉसिबिलिटी में हम सॉल्व कर सकते थे। अच्छा, अब ये 3 क्वेश्चन बहुत इजी हैं, इन पे ये रिजल्ट बड़ा अच्छा वर्क करता है। कैसे, इसकी एक्सेलरेशन पूछिए ना m1 m2 m3 की, इसकी मान लो इधर है m1 a1, इसकी मान लो इधर एक्सेलरेशन है a2, इसकी मान लो इधर एक्सेलरेशन है a3, तो कंस्ट्रेंट से क्या बोल सकते हैं, रिजल्ट लगा दो। अब ये एक ही स्ट्रिंग है, इस पॉइंट की भी a1, इस पॉइंट की किधर होगी, इधर होगी a1, इधर a2 है तो हर पॉइंट की भी इधर ही होगी a2, तो ये रिजल्ट क्या कहेगा, a3 इज इक्वल टू a1 प्लस a2 अपॉन 2। कंस्ट्रेंट इक्वेशन आ गई, और बाकी इक्वेशन तो लगा ही सकते हैं। यहां पे क्या लिखोगे, t इज इक्वल टू m1 a1, यहां क्या लिखोगे, t इक्वल टू m2 a2, यहां क्या लिखोगे m3g माइनस t 2t लिखना पड़ेगा,
2t इज इक्वल टू M3A3। तो ये तीन अननोन कितने हैं? 4, और इक्वेशन कितनी है? 4। वी कैन इजिली सॉल्व A1 A2 A3 और T, 4 अननोन है, 4 इक्वेशन है। तो इस तरह से हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, ये भी बहुत इजी हो जाएगा इस रिजल्ट से। कैसे? इसकी मान लो M1 की एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है A1, ये ग्राउंड फ्रेम में ही बता रहा हूं। लिफ्ट बेशक एक्सेलरेट कर रही है, लेकिन मैंने इसकी ग्राउंड फ्रेम में मान ली कि A1 से ऊपर जा रही है। एज्यूम कर सकते हैं ना कुछ भी। इसकी मान लो A2 से ऊपर जा रही है, और इसकी कितनी जा रही है? पुल्ली कितने से जा रही है? G/10 से। तो पुल्ली की एक्सेलरेशन G/10। कंस्ट्रेंट की इक्वेशन क्या बोल रही है कि G/10 इज इक्वल टू A1 प्लस A2/2। कंस्ट्रेंट से तो ये आ गया। अब इक्वेशन लगा दो, T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A1, T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A2। तो देखो तीन अननोन है, A1 A2 और T, और तीन इक्वेशन। इजीली वी कैन सॉल्व। इसको में भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं, चारों की बतानी है ना। तो मान लो कि ये जो पॉइंट, ये जो है स्ट्रिंग, इसकी एक्सेलरेशन ऊपर मान लो A1 है, ठीक है। तो इसकी क्या होगी नीचे? इसकी एक्सेलरेशन मान लो A ऊपर है, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? क्योंकि फिक्स पुल्ली है, इसलिए हर पॉइंट की एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अलग होगा। यहां जो डायरेक्शन है इन पॉइंट्स पे, मैग्नीट्यूड तो वही होगा जो इधर वाले पॉइंट्स का है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? नीचे की साइड होगी। कितनी? A, क्योंकि फिक्स पुल्ली हैंगिंग होती तो नहीं बोल सकते थे ऐसा। अच्छा, ये A होगी, ठीक है। इस पुल्ली की कितनी होगी? A ऊपर। अब इनकी मान लो, इसकी भी मान लो ऊपर है A1, इसकी भी मान लो ऊपर है A2। ये ग्राउंड फ्रेम में लिख रहा हूं सारी एक्सेलरेशन। इसकी भी मान लो कितनी है ऊपर? A3। इसकी भी मान लो कितनी है ऊपर? A4। या इनकी नीचे मान लो, वो रिजल्ट लगाने में बड़ा इजी रहेगा। M3 की कितनी है? नीचे है A3। इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? नीचे है A4। तो कंस्ट्रेंट से क्या बनेगा? यहां पर अगर मैं लगाऊं तो इस पॉइंट की भी क्या होगी? A1 ऊपर, इस पॉइंट की भी क्या होगी? A2 ऊपर। तो ये बन गया A इज इक्वल टू, ऊपर पॉजिटिव ले रहा हूं, नीचे नेगेटिव ले रहा हूं, तो A1 प्लस A2/2। यहां पर लगाओगे तो क्या बनेगी? इस वाले पेयर पे A इज इक्वल टू, नीचे पॉजिटिव ले रहा हूं, ऊपर नीचे पॉजिटिव ले रहा हूं, ऊपर नेगेटिव ले रहा हूं। यहां पर क्या किया था मैंने? ऊपर पॉजिटिव लिया था, नीचे नेगेटिव लिया था। यहां उल्टा कर रहा हूं, यहां पर पॉजिटिव ले रहा हूं, नीचे ऊपर नेगेटिव मान रहा हूं। तो ये क्या बन गया? A इज इक्वल टू A3 प्लस A4/2। ठीक। अब इनको क्या करोगे? ये A जो है मेरा पॉजिटिव है ऊपर की साइड, और ये जो A है ये पॉजिटिव नीचे की साइड। तो मैं क्या बोल सकता हूं? दिस थिंग इज नेगेटिव ऑफ दिस। तो A1 प्लस A2/2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A3 प्लस A4/2। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो कंस्ट्रेंट से क्या रिलेशन मिल गया मुझे? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इज इक्वल टू 0। तो कंस्ट्रेंट वाली इक्वेशन आगे, रिजल्ट लगा के बड़ा सिंपल हो गया। इसमें भी सिंपल हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, और इसमें भी हमने अगर स्लिपिंग हो रही थी तो रिजल्ट लगा के कर ली चौथी इक्वेशन। स्लिपिंग नहीं हो रही तो सिंपल हो गया। अच्छा, ये तो चौथी आ गई। अब इसमें इक्वेशंस क्या बनेगी? कंस्ट्रेंट से तो ये मिल गया। अब इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन लिख लो। यहां पर क्या लिखोगे? T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A1। यहां पर क्या लिखोगे? T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A2। इसके लिए क्या लिखोगे? M3G माइनस T इज M3A3। अच्छा, इसमें ये टेंशन्स भी अलग अलग है, ठीक है। ये अगर T मान, एक मिनट रुक जाओ, ये अगर T मान रहा हूं, ये T मान रहा हूं, तो ये टेंशन कितनी होगी? 2T। तो ये कितनी हुई? 2T। तो ये कितनी हुई? T, और ये भी T, ठीक है। तो टेंशन सेम ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो M3G माइनस T इज M3A3। अब देखो ये अलग अलग थे स्ट्रिंग्स, लेकिन इनकी टेंशन क्या है? ये स्ट्रिंग अलग है, ये अलग है, लेकिन टेंशन क्या आ गई? सेम आ गई। कैसे आ गई? क्योंकि 2T है, इस पूरे में 2T, और ये वाली फिर TT रहेंगी। तो M3G माइनस T इज M3A3, और M4G
माइनस टी इज m4a4। अब कितनी इक्वेशन है? 4। अननोन कितने हैं? 5। ये 4 मतलब इक्वेशन भी 5 होगी ना, 4 तो ये और एक ये कंस्ट्रेंट से, तो 5 इक्वेशन है और 5 अननोन है। अननोन कौन से 5 है? 1 2 3 4 और टी। तो 5 अननोन 5 इक्वेशन वी कैन इजीली सॉल्व। कैसे सॉल्व करोगे? a1 को यहां से निकाल लो, ये आ जाएगा t माइनस एम1 जी बाय m1। यहां से a2 को निकाल लो, t माइनस एम2 जी बाय m2। तो m2 तो कैंसिल ही हो जाएंगे, ये t, ये क्या बचेगा? अगर मैं यहां से a1 लिखूं तो क्या आएगा? t बाय m1 माइनस जी। यहां से a2 लिखूं तो क्या आएगा? t माइनस t बाय m2 माइनस जी। तो a2 a3 a4 निकाल के यहां पुट कर दो, तो ये एक वेरिएबल में टेंशन में आ जाएगी इक्वेशन, तो t आ जाएगा। t आने के बाद यहां पुट करोगे a1, यहां पुट करोगे a2 आ जाएगा, यहां पुट करोगे a3, यहां पुट करोगे a4। तो वी गेट ऑल द एक्सेलरेशंस a1 a2 a3 a4 इन ग्राउंड फ्रेम। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिलेटिव वाला कांसेप्ट यूज करेंगे। अभी तो सारे हम ये जो डिस्टेंस ले रहे थे फिक्स पॉइंट से ले रहे थे ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्सेलरेशन आ रही थी रिलेशन कंस्ट्रेंट से, लेकिन हम अब एक्सेलरेटेड फ्रेम से भी लेंगे, रिलेटिव टू, नॉट रिलेटिव टू ग्राउंड, और दूसरे फ्रेम से भी हम ये एक्सेलरेशन कंस्ट्रेंट वाला रिलेशन निकाल सकते हैं। दिस विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो।